हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है लर्निंग एंड चैनल पे। मैं हूं खुर्शीद अहमद और आज जिस टॉपिक को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं वो है टेंजेंट टू एन एलिप्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है इसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि टाइप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होती हैं ये, स्पेशल टेंजेंट इक्वेशन अगर कोई होती है तो कौन सी होती है, और फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और कॉपी और पेन जो है वो अपने हाथ में रखिए, क्योंकि मैथ करना है तो मैथ के लिए आपके पास कॉपी पेन जो है वो होना ही होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है। तो यहां पे हम लोगों ने पहले से कुछ दो तीन लाइंस जो है वो ड्रॉ की हुई हैं। ये एक कर्व है जिसको एलिप्स कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी टेंजेंट होगी, खासियत क्या है इन तीनों में क्या क्या अलग है। तो सबसे पहली चीज है सर कि ये वाली जो है ये इसके साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रही, बाहर बाहर से होके निकल जा रही है। ठीक है, ये वाली जो है ये वाली दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे और रियल पॉइंट्स पे कट कर रही है। और जो ये तीसरी लाइन है हमारी, ये सिर्फ यहां से छू के बिल्कुल ऊपर से ही निकल जा रही है, मगर ये टच जरूर कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है मगर टच कर रही है। ठीक है, तो इनमें से टेंजेंट कौन सी होगी, आई होप आप लोगों को पता है। तो टेंजेंट हमारी ये वाली होगी, ना तो ये टेंजेंट होगी ना ये टेंजेंट होगी। ठीक है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब टाइप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है जहां पे टेंजेंट जो उसको टच करके जा रही है वो वाला पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, क्या दिया हुआ है x1 और y1। तो सर हम टेंजेंट को क्या बोलेंगे, कौन सी फॉर्म की टेंजेंट लिख सकते हैं। तो इस वाली जो इसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे इसको बोलेंगे पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। कौन सी बोलेंगे, टेंजेंट इन द पॉइंट फॉर्म या पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कुछ ही बोल लीजिए, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और अगर पॉइंट आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हों, जिसको बोलते हैं हम a cos अल्फा एंड b sin अल्फा, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको पॉइंट दिए हुए हों तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो उस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है सर। और अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, या फिर अगर ये कहो कि अगर आपको ये सिर्फ स्लोप दिया हुआ हो जो किसी एलिप्स को या किसी कर्व को टच करके निकल जाए, जो उसका टेंजेंट हो, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखनी हो तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, तो तीन तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका है पॉइंट फॉर्म, दूसरा तरीका आपका पैरामीट्रिक फॉर्म, और तीसरा तरीका है आपका स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है सर। तो हर किसी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टेंजेंट इक्वेशन है वो है पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है और इस पे कोई टेंजेंट जो है वो यूं जा रही है, इस पॉइंट पे टच करके जा रही है x1 पे और y1 पे। ठीक है सर। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो हम लोग यहां पे जानेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है,
वो होती है सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है सर। तो अगर आपको कर्व की इक्वेशन पता चल गई है तो अब क्या है, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि टेंजेंट है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे देखिए या तो 2 पॉइंट हो तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, या फिर स्लोप दिया हुआ हो, ये वाला स्लोप दिया हुआ हो तो भी मैं टेंजेंट की इक्वेशन, तो भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता था। अब चूंकि हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। तो निकालेंगे कैसे, निकालेंगे ऐसे सर कि अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को, अगर हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन x1 y1 तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy by dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑन पॉइंट x1 and y1 with respect to x। ठीक है सर। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा सर, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx will be equal to 1, सॉरी will be equal to 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब dy by dx क्या हो जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको हम एक साइड में लेके चले जाएं तो dy by dx will be equal to माइनस ऑफ 2x अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो dy by dx हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। ठीक है सर। अगर ये डिफरेंशिएशन हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट इस x1 y1 पे करें, x1 और y1 पॉइंट पे ही करें, तो ये पॉइंट जो है x1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट y1 हो जाएगा। ठीक है सर। तो स्लोप एट द पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 y1। ठीक है, अच्छा तो स्लोप क्या था हमारा, स्लोप इज इक्वल टू dy by dx at x1 and y1 that was equal to माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। ठीक है सर। और पॉइंट क्या था, पॉइंट था हमारे पास x1 एंड y1। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास आ गया, एक स्लोप हमारे पास आ गया, तो अब हम लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं आराम से। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी सर y माइनस y1 इंटू इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। जो लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वो क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो स्लोप हमारे पास क्या है, ये है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, y माइनस y1 इंटू ए स्क्वायर y1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर x1 x प्लस ऑफ बी स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही काम मैं इस तरह भी कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर x x1 प्लस ऑफ बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर।
तो सर x1 के स्क्वायर वाले y1 के स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, x1 और y1 वालों को y1, x1 वालों को हम एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, y1 वालों को हम एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y1 प्लस b स्क्वायर x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है सर, दोनों तरफ अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड LHS एंड RHS विद a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या होगा सर, तो इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी x1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। ठीक है सर, एलिप्स की जब हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी तब हम लोगों ने क्या पढ़ा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मगर हमें पता है कि अगर ये वाला पॉइंट x1 y1 अगर हम इसमें भर देंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करता है। तो अगर ये वाला पॉइंट हम भरते हैं तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे यहां पे दिख रहा है कि x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, इक्वेशन बन जाएगी हमारी x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है सर, अच्छा अब अगर मान लो आपको इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हुई हो, थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की इक्वेशन दी हुई हो, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाली जनरल इक्वेशन दे दी हो तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए अगर मान लो ऐसा कुछ मेथड आपको बता दिया जाए तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जो आपको हर जगह पे आप एप्लीकेबल होगी, वहां पीछे भी देखेंगे कैसे एप्लीकेबल होगी, हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, उसको आप अप्लाई करके टाइम बचा के यही वाला क्वेश्चन जो है वो आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है सर वो राज वाला मेथड ये है कि जहां पे भी आपको x स्क्वायर दिखेगा, स्पेशल मेथड, जहां पे भी आपको x स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप x1 भर देंगे। ठीक है सर, x1 क्या है, जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। जहां पे आपको y स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप लोग जहां पे आपको y स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप लोग y1 भर देंगे। ठीक, और जहां पे आपको सिर्फ x दिखे वहां पे आप x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे सर। ठीक है, जहां पे आपको y दिखेगा वहां पे आप लोग y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे सर। और जहां पे आपको xy दिखेगा वहां पे आप लोग xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अगर आप लोग ये वाली चीज याद रखते हैं, समझ जाते हैं, अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो आपका पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का काम है वो यहीं पे सर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेंजेंट की बात ही नहीं है, आप पोलर लिखना हो आपका किसी
पोल का, अगर पोल दिया हुआ हो और आपको उसका पोलर बनाना हो, आप पोलर की इक्वेशन लिखेंगे, वो भी इसी मेथड से लिखी जाती है। अगर आपको दो पेयर ऑफ टेंजेंट दी हुई हैं, उनके बीच में कॉर्ड निकालना है, उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है आपको, तो भी आपका सर इसी मेथड के साथ काम हो जाएगा। तो ये एक ही मेथड से आपकी लगभग 3 इक्वेशन जो है वो किसी एक टॉपिक के अंदर खत्म हो जाती हैं। तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन चारों के बीच में 3-3 टॉपिक, तो कुल मिला के 12 टॉपिक आपके खत्म हो जाते हैं सिर्फ इस चीज को पता करने से। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे मुझे लिखना ही पड़ जाए इसके टेंजेंट की इक्वेशन एट x1 y1, अगर टेंजेंट इसकी लिखनी हो एट x1 y1, तो सर क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी ax(x1) प्लस by(y1) प्लस 2 इंटू h x(y1) प्लस x1y डिवाइडेड बाई 2, जिस 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस gx प्लस x1, क्योंकि अब वो 2 से ये 2 कट चुका है तो मैंने लिखना छोड़ दिया, प्लस fy प्लस y1, क्योंकि यहां पे समझा चुका हूं तो यहां पे समझाना भी छोड़ दिया, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या सर जो मैंने पीछे काम किया, क्या हम वहां पे भी कर सकते थे? देख लेते हैं। अगर मान लो यहां से मुझे डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी हो, अगर मुझे यहां से डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी हो, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे x दिखेगा, x स्क्वायर दिखेगा, वहां पे x(x1) अपान a स्क्वायर कर दूंगा, जहां पे मुझे y स्क्वायर दिखेगा वहां y(y1) अपान b स्क्वायर कर दूंगा, इज इक्वल टू 1 करूंगा। मैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को नहीं छेड़ूंगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं नहीं छेड़ूंगा। तो इक्वेशन क्या मेरी सेम दिख रही है? तो हाँ सर बिल्कुल सेम दिख रही है, x(x1) अपान a का स्क्वायर प्लस y(y1) अपान b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहां पे हमारा पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चीज क्या सर? नेक्स्ट चीज है पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी हो। पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखनी हो तो मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको x1 y1 ना देकर उन्होंने क्या दे दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया है। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे देंगे सर? पैरामीट्रिक फॉर्म में देंगे a cos थीटा या अल्फा और b sin अल्फा, a cos अल्फा और b sin अल्फा। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, आपको पीछे मेथड सिखा दिया गया है कि अगर आपको पॉइंट दिया हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जहां पे होगा वहां पे x(x1) लिखेंगे, जहां पे y स्क्वायर होगा वहां पे y(y1) लिखेंगे, जहां पे xy होगा वहां पे क्या लिखेंगे, जहां पे x क्या होगा वहां पे क्या लिखेंगे, y क्या होगा वहां पे क्या लिखेंगे, वो आपको पूरा बता दिया गया है। बस अब आपके साथ ट्रिक ये है कि जहां पे x1 था वहां पे a cos थीटा है या a cos अल्फा है, जहां पे y1 था वहां पे b sin अल्फा है, तो यहां पे ये पुट करके हम लोग देख लेते हैं सर। तो क्या इक्वेशन थी हमारी? लास्ट टाइम हमने देखा था तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन रही थी, x(x1) अपान a का स्क्वायर प्लस y(y1) अपान b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 की जगह पे अब हम लोग क्या कर देते हैं सर, अब हम भर देते हैं a cos अल्फा। क्या भरेंगे? a cos अल्फा। और y1 की जगह पे क्या भर देते हैं सर? y1 की जगह भर देते हैं हम b sin अल्फा डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1। इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो ये स्क्वायर के साथ ये कट गया, ये स्क्वायर के साथ ये भी कट गया, तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x cos अल्फा डिवाइडेड बाई a प्लस y sin अल्फा डिवाइडेड बाई b, दैट इज इक्वल टू 1। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन a cos अल्फा एंड b sin अल्फा। This equation is called equation of tangent in the parametric form। ये इक्वेशन क्या कहलाती है? टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में एलिप्स के ऊपर। किसके ऊपर? एलिप्स के ऊपर। सर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि टेंजेंट की इक्वेशन सर ने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखवा दी थी, खुर्शीद सर ने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि टेंजेंट की इक्वेशन मेरी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो आप ये इक्वेशन आप पैराबोला में भी लगा रहे, ये इक्वेशन आप सर्कल पे। ऐसा नहीं होगा सर, ये वाली इक्वेशन जो है सिर्फ किसके ऊपर लगाई जाएगी, सिर्फ के सिर्फ एलिप्स के ऊपर ही लगाई जाएगी, दूसरे वाली आपको पढ़ाई जाएंगी अगर आपको नहीं आती तो। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा आपको नहीं आती तो? क्लास में तो आप हैं नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यही वाला टेंजेंट वाला टॉपिक आप
पैराबोला पे भी कवर करिए, सर्कल पे भी कवर करिए, हाइपरबोला पे भी कवर करिए, या जिसका आपको दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, वो वाले आपको जो भी दिक्कतें हैं वो आप मेरे को बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको कहते हैं टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्ट किए जाते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो सर इसको हम अच्छे से थॉरली जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलिप्स, इसके ऊपर कोई टेंजेंट है ये वाली, ठीक है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी सर y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है सर। और इस एलिप्स की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इस पे टेंजेंट की जो इक्वेशन, जो ये टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो सर टेंजेंट की इक्वेशन तो यही है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी ठीक है, मानता हूं, आई एग्री, बट ये c कुछ भी हो सकता है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, यहां से भी होकर कुछ c इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर मान लो 0 होगा तो ये थोड़ी ना टेंजेंट होगी, दिख रहा है। तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो c की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि इस स्लोप के ऊपर ये वाली लाइन टेंजेंट होगी जब c की वैल्यू ये होगी। कुछ अभी हमें ये नहीं पता, जो भी जब भी पता चलेगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एक लाइन होगी, ऐसे रैंडम ये जो इस फैमिली की जो लाइन जो इसी स्लोप के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी जो है वो टेंजेंट जो है वो नहीं हो सकती, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जहां पे y दिख रहा है वहां पे हम mx प्लस सी लिख देंगे, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? सॉल्व करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mxc डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो ये वाली लाइन थी, जो ये वाली इक्वेशन थी, सॉरी, इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लिख दिया। अब इस बी स्क्वायर को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपस में मल्टीप्लाई जो हुए थे वो उधर चले गए, ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके चल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठे कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इकट्ठे करेंगे तो क्या आएगा? तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो इसके मुझे रूट निकालने हो, अगर इसके मुझे रूट निकालने हो तो रूट क्या होंगे? रूट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a,
सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए अगर तो मैं रूट निकालूं पूरे के पूरे तो ठीक है, मुझे ये पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, मगर अभी मैं रूट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी मुझे बेसिकली लाइन की इक्वेशन, जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो वाली चाहिए। तो उसमें क्या है, उसमें मेरे को बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं फिलहाल। अच्छा सर, इसमें इंटरेस्ट होने का क्या मतलब है? इसमें इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि जो ये डी है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डी, सर इसकी 3 तरीके से वैल्यू आ सकती हैं। इसकी 3 तरीके से वैल्यू आ सकती हैं। कैसे? या तो डी विल बी ग्रेटर देन, या तो डी विल बी ग्रेटर देन 0, या दैट विल बी इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0। 3 तरीके से वैल्यू आ सकती है। या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा। 3 तरीके से वैल्यू आएगी। अच्छा सर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी आ जाए वैल्यू। तो सर फर्क ये पड़ रहा है कि जो ये तुम्हारा डी है, जो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अंडर रूट के अंदर है ना? अगर अंडर रूट के अंदर है तो क्या होगा? तो ये होगा सर कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, गौर से सुनना, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो इस माइनस बी के साथ इंटरेक्ट करेगी। या तो एक प्लस वैल्यू आएगी या फिर माइनस वैल्यू आएगी, या क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू हुई तो एक पीछे प्लस है, एक माइनस है, तो एक बार वो प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, तो कुल मिला के 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो जो आंसर आएंगे तुम्हारे सर, वो क्या आएंगे? वो आएंगे रियल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगे सर दोनों। ठीक है? और अगर वो इक्वल टू 0 होता है, ये वाली चीज 0 हो जाती है अगर पूरी की पूरी, तो क्या होगा सर? इस प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता 0 के साथ, तो माइनस बी अपॉन 2a तुम्हारा आंसर आएगा। वो वैल्यू एक ही आंसर आएगी, मगर हो गया आंसर रियल, तो आंसर क्या आएगा सर? रियल आंसर आएगा। रियल आंसर आएगा, मगर कोइंसिडेंट होगा, तो एक ही आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है? और थर्ड केस में अगर मान लो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 होती है, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने से मतलब क्या हो गया कि वैल्यू आपकी इमेजिनरी सॉल्यूशन दे रही है सर। क्या सॉल्यूशन दे रही है? इमेजिनरी सॉल्यूशन दे रही है। क्या मतलब है इसका? इमेजिनरी सॉल्यूशन दे रही है। सर दिखने में कैसा है ये जो आप बोल रहे हो? दिखने में कैसा है? तो ये देख रहे हो, ये वाली जो है ये एक ही पॉइंट पे टच कर रही थी, तो इसके रियल एंड कोइंसिडेंट है। ये जो हमारा सेकंड केस था, कोइंसिडेंट, मतलब d इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन है सर। ठीक है? और अगर मान लो ये वाला जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जो इमेजिनरी वाली है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये वाली इमेजिनरी है। इमेजिनरी कहने का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सिर्फ, या किसी के सिर्फ ख्याल में ही, सिर्फ सोच में ही आपको लग सकता है कि हाँ ये लाइन जो है इसको कट करके जा रही है, बट रियलिटी में ये लाइन इसको एलिप्स को कट करके नहीं जाएगी सर। ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इतना पीछे नहीं जाना चाहिए था सर। ठीक है? तो कुल मिला के मुझे किस चीज से मतलब है? मुझे मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो ठीक है सर। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा? तो आएगा 4m स्क्वायर a की पावर 4 c की पावर 2 माइनस 4, फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर
माइनस ए की पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4m स्क्वायर ए की पावर 4 सी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 4 ए की पावर 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए की पावर 4 m स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो 4 m स्क्वायर ए की पावर 4 सी स्क्वायर, ये 4 ए की पावर 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये प्लस वाला माइनस वाला आपस में कट गया सर। ठीक है, सॉरी, इस 4 से ये 4 और ये 4 कट गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और यहां पे पावर 4 थी तो 2 माइनस हो गया, 2 बच गए। इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहां पे पावर 4 थी तो सिर्फ 2 बच गए। तो सर बचा क्या, तो बचा क्या सर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां से बचा तुम्हारे पास सिर्फ बी स्क्वायर और यहां से बचा माइनस का सिर्फ सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी विल बी इक्वल टू सर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपकी बन जाती है कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी। जो सी की हम बात कर रहे थे कि सी एक पर्टिकुलर होना चाहिए, वो पर्टिकुलर क्या होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा सर, y विल बी इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हमारी क्या होती है, वो होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे हम लोगों की तीनों जो फॉर्म है वो कवर हो गई हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग स्पेशल टेंजेंट इक्वेशन। स्पेशल टेंजेंट इक्वेशन क्या हो गया, स्पेशल टेंजेंट इक्वेशन ये हो गया कि जब आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना दिया हो, जिसकी हमें आदत है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना दिया हो, तो क्या दिया हो सर, कुछ भी दिया हो सकता है। तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में दी हुई इक्वेशन हो, एल नॉर्मल फॉर्म तो दूसरी होगी, खैर मतलब जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिया हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ऐसे दे दियो। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें सॉरी पानी पी लेता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कहां पे इंप्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इसी स्लोप फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एम वाई इज इक्वल टू, दोनों एक्स वाले को और ये कॉन्स्टेंट वाले को साइड लेके चले जाते हैं, माइनस ऑफ एल एक्स माइनस ऑफ एम। ठीक है सर, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एल अपॉन एम एक्स माइनस ऑफ एन अपॉन एम। ये आ गया तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। अच्छा सर, यहां पे आपने m लिखा था, यहां पे आपने माइनस एल बाई एम लिख दिया, क्या ये m सेम है? नहीं है। ये वाला m जो है, ये वाला जो m है ये क्या है सर, ये वाला m क्या है, ये है स्लोप। क्या है सर, स्लोप। और यहां पे
यहां पे स्लोप क्या है सर, यहां पे ये पूरा माइनस एल बाई एम जो है ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये पूरा का पूरा स्लोप है। ठीक है सर, इसमें अगर उस लैंग्वेज में कहूं तो मैं कहूंगा इसमें जो m जो ये वाला m है वो इस पूरा का पूरा माइनस एल बाई एम है। ठीक है ना, तो यहां पे ये m का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये वाला स्लोप है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अकॉर्डिंग हम अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज पता है, वो क्या है, c शुड बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर तुम्हें ये नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है दैट मीन्स मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, है ना। तो या तो एक बार फिर से पिछले वाला टॉपिक जो है वो जो जस्ट इसी वीडियो में पीछे वाला टॉपिक है उसको आप एक बार फिर से कवर करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ पे हमारे में कमी है, उसको हम इंप्रूव करें। ठीक है ना, हर कोई इंप्रूव कर रहा है, आप भी इंप्रूव कर रहे हैं, हम भी इंप्रूव कर रहे हैं, हम सब इंप्रूव कर रहे हैं। एनीवे, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब c तो ठीक है, c क्या है सर हमारे पास, c ये है माइनस एन बाई एम, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा है, तो माइनस एन बाई एम शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर के एम क्या है सर, माइनस एल बाई एम है, माइनस एल बाई एम है सर, उसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये स्क्वायर ये अंडर रूट उस साइड लेके चले जाते हैं तो बन जाएगा सर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये सी है, सी का ई बन गया, सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, ये और ये आपस में कट जाएंगे तो कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी सर, एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कंडीशन बन जाएगी आपकी कि ये लाइन आपकी टेंजेंट तब होगी अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर होगा तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अगर मान लो आपको नॉर्मल फॉर्म ही दी हो, जैसे मैंने पहले बोल ही दिया था, नॉर्मल फॉर्म दी हो, तो नॉर्मल फॉर्म कैसे होती है सर, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर ये भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके हमें इंफॉर्म करिए, हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे जिसमें हम टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको कंप्लीटली बता देंगे कि कौन कौन से तरीके से आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो सब बता देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाले, तो इसको हम क्या करें, इसको भी हम y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो y sin अल्फा शुड बी इक्वल टू ये x cos अल्फा साइड चला जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ x cos अल्फा प्लस p, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस p अपॉन sin अल्फा। जो कंडीशन है वो आप, आई होप आप लोगों के मुंह से निकल, मेरे लिखने से पहले आपके मुंह से निकल रही हो, क्योंकि ये आपको याद करनी जरूरी बन जाएगी। ठीक है सर, यहीं पे आपको पता चल गया होगा कि 2-3 टॉपिक मैंने किए हैं, 2-3 टॉपिक में ये यूज हुई है, तो समझ लो कि कितने क्वेश्चन आप करोगे, कितने क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगी आपको। तो c इज इक्वल टू p अपॉन साइन अल्फा, यहीं पे ही स्क्वायर कर देते हैं इसको, इस अंडर रूट को यहीं पे ले आते हैं इस तरफ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर लिखते हैं, एम की जगह हम लिख देते हैं सर माइनस ऑफ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है सर, तो क्या बन जाएगा सर, तो बनेगा पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, तो कंडीशन बन जाएगी आपकी टेंजेंसी की ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर था ना,
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर, अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए हो, नॉर्मल मतलब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगर उसमें दी हुई हो आपको इक्वेशन और इससे आपको टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी हो, तो कंडीशन जो है वो क्या लगेगी, पी स्क्वायर, आपका जो पी है उसका स्क्वायर जो है दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो पी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा टेंजेंट का कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या है, the number of values of c such that the straight line y is equal to 4x plus c touches the curve x square upon 4 plus y square is equal to 1। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दिया हुआ सर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4x प्लस सी, बिल्कुल परोस के आपको थाली में, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल परोस के थाली में आपको दे दिया गया, क्योंकि आपको इक्वेशन जो है वो कहीं से आगे पीछे रंग बदल के नहीं दी गई है, बिल्कुल y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में दे दी गई है। तो अब हमें सीधे सीधे क्या कर देना है सर, c शुड बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की जगह क्या है 4, तो हम लोग लिख देंगे 4। एम स्क्वायर क्या है, देखिए एम पता है मुझे, तो एम है 4 और उसका स्क्वायर, यही होगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है सर, यहां पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे डिवाइड बाय 1 ही होगा, तो प्लस 1। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 65, जिसके बाहर वैल्यू जो है वो कितनी निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस में निकलेगी सर और एक माइनस में वैल्यू निकलेगी। अंडर रूट की वैल्यू 2 होती है, एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट्स इक्वल लेंथ्स l ऑन द एक्सिस देन l इज, तो पहले तो हम एलिप्स बना के कोशिश करते हैं इसको समझने की, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो अगर मान लो ये वाला आपका एलिप्स है, ठीक है सर, ये वाला अगर एलिप्स है आपका और ये कोई टेंजेंट है, ये वाली कोई टेंजेंट है जो इसको एक पॉइंट पे टच करके दोनों एक्सिस को कट कर रही है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स दिस इंटरसेप्ट्स इक्वल लेंथ l ऑन द एक्सिस, इक्वल लेंथ l, तो क्या है सर, जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है वो भी l है, जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है वो भी l है, हमें ये l फाइंड करना है, हमें ये l फाइंड करना है। तो सर थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और अगर ना हो तो देख लीजिए सॉल्यूशन, नहीं तो आंसर देख लेना आप सीधे सीधे। ठीक है सर, अच्छा मैं अटेम्प्ट करता हूं इसको। तो सर जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a cos अल्फा और b sin अल्फा। ऐसा ही क्यों किया सर मैंने, x1 y1 क्यों नहीं किया, मैंने x1 y1 इसलिए नहीं किया कि अगर मैं x1 y1 करता तो वो 2 वेरिएबल खड़े हो जाते मेरे लिए, जो मुझे खुद ही नहीं पता था। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि यहां से cos अल्फा और sin अल्फा के साथ फिर थोड़ा खेला जा सकता है, x1 y1 के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, तो अगर आपको याद हो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन लिखवाई थी, वो क्या थी, वो थी x cos अल्फा अपॉन a प्लस y sin अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो किसी के अगर दिमाग में ये बात आ रही है कि सर नीचे a स्क्वायर होता है, नीचे b स्क्वायर होता है, तो बेटा एक बार फिर से पैरामीट्रिक वाला पोर्शन निकालिए, वहां से देखिए। ठीक है ना, अगर नहीं आ रही ये बात तो फिर अच्छी बात है।
तो ये इसके लिए अगर जब ये y एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेंगे, मतलब यहां पे क्या होगा, केस वन व्हेन y विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन y विल बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा सर, ये वाली चीज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या होगा, x cos अल्फा अपॉन a विल बी इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू a अपॉन cos अल्फा, वेरी सिंपल। केस 2 व्हेन x विल बी इक्वल टू 0, जब इस पॉइंट की बात करेंगे हम तो x जो है वो 0 हो जाएगा। जब x विल बी इक्वल टू 0 तो क्या होगा सर, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे y sin अल्फा अपॉन b विल बी इक्वल टू 1, तो y विल बी इक्वल टू b अपॉन sin अल्फा, b अपॉन sin अल्फा, ठीक है सर। अच्छा, तो इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या आएगा सर, ये वाला पॉइंट बनेगा सर a अपॉन कॉस अल्फा और 0, और ये वाला पॉइंट बनेगा 0 और b अपॉन साइन अल्फा, ठीक है सर। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यहां से आपका जो l इंटरसेप्ट है, जो ये l का इंटरसेप्ट है वो x एक्सिस, जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वही तो होगा, x एक्सिस है, तो ये वाला बन जाएगा सर a अपॉन कॉस अल्फा, और जो ये वाला l है ये क्या बन जाएगा सर, b अपॉन साइन अल्फा, a अपॉन कॉस अल्फा और b अपॉन साइन अल्फा। तो हम क्या कह सकते हैं, a अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू l इज इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा, कह सकते हैं सर। तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट, a अपॉन l, और साइन अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, b अपॉन l, ठीक है ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, एक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है, कॉस और साइन को लेकर एक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है, वो ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, a अपॉन l है, तो a अपॉन l का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन l का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू l का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड लेके आ जाएंगे, तो l विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा डिजायर्ड आंसर होना चाहिए, अगर ऑप्शन में है तो है, तो ये है हमारा आंसर सर, ठीक। अच्छा, तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, टेंजेंट टू एलिप्स। इसमें हमने काफी थॉरली समझने की कोशिश की है कि टेंजेंट होता क्या है, कैसे उसको निकाला जाता है इक्वेशन को, और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छी लगे होंगे, आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नॉर्मल टू द एलिप्स। आप तब तक खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन मैथ में ये है कि मैथ समझने से इतनी बात नहीं है जितने आपको प्रैक्टिस से बात है। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है सर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।